मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-2025 आ गया हूँ लेकर मैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। यह मॉडल पेपर क्वेश्चन नवी जमात के लिए है और मजमून है उर्दू। इसके लिए वक्त रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। तो सवाल बनाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या जानना ज़रूरी है। तो कुल वक्त जो होंगे 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा। और इसके लिए ज़रूरी हिदायत ये है कि कुल सवालात 40 होंगे। 40 सवालात होंगे जो हर सवाल एक एक नंबर के होंगे। बनाने से पहले, सवाल जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। तो प्यारे तालिब इल्मों, आपको बता दूं कि आपकी पढ़ने की महारत से ज़्यादा सवालात रहेंगे। 4 पैसेज रहेंगे जिनमें से 2 नसरी इक़्तिबास और 2 नज़्म से इक़्तिबास लिए जाएंगे। इनमें से एक नसरी इक़्तिबास आपकी किताब में से होगा और एक नज़्म यानी शेरी इक़्तिबास आपकी किताब में से होगा और एक नसरी और एक शेरी इक़्तिबास आपकी किताब से नहीं होगा। अब इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर्चा में 40 सवालात हैं और सभी सवालात लाजमी हैं और हर एक के लिए 1 नंबर मुख्तस है, यानी 1 नंबर मुकर्रर है। पहला सवाल जो रहेगा इक़्तिबास रहेगा, जो आपकी किताब में शामिल नहीं होगा, कहीं से भी दे सकता है। तो उसको पढ़ करके आपको नीचे दिए गए सवालात का जवाब देना होगा। तो मंदरजा जेल गैर दरसी इक़्तिबास। गैर दरसी मतलब आपकी किताब में नहीं शामिल होगा, यानी आपको उसने किताब में पहले नहीं पढ़ा होगा, टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा होगा, निसाब में नहीं पढ़ा होगा, वही को बोलते हैं गैर दरसी इक़्तिबास। गैर दरसी इक़्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, आप भी इसके साथ देखिए क्या है। कह रहा है कि पढ़ने से इंसान के दिलो दिमाग को एक ताजगी, खुशी और तस्कीन मिलती है। रूह की बालिदगी होती है, रूह को सुकून मिलता है, ज़मीर मुतमईन होता है, ज़ख़ीराए मालूमात में इजाफ़ा होता है। इंसान ज़िंदगी की मक़ासिद को जान पहचान सकता है और इसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से अपने आप को उजागर कर सकता है, रोशनास कर सकता है। कुछ किताबें अदबी होती हैं, कुछ किताबें तफरीहात और तंजो मजाह से लबरेज होती हैं, जिन्हें पढ़कर इंसान खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। मुख्तलिफ़ मज़ामीन की किताबें और रिसाले पढ़कर इंसान किताबत और तन्हाई की दुनिया से कोसों दूर चला जाता है और इस खुदगर्ज दुनिया से किनारा कशी कर लेता है। किताबें हर मज़ामीन और हर मौजू पर मबनी होती है, मसलन साइंस, तारीख़, जोग्राफ़िया, फ़लसफ़ा, अदब वगैरह, जिन्हें पढ़कर हम काफ़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब, गूगल से भी हम बहुत सारी मालूमात अख़ज़ करके इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, लेकिन किताबों की कुछ और ही बात है। तो ये इक़्तिबास था। अब देखते हैं कि इसमें सवालात क्या क्या पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है कि किताब पढ़ने से इंसान के दिलो दिमाग को क्या मिलती है। किताब पढ़ने से इंसान के दिलो दिमाग को क्या मिलती है? सुकून मिलती है, ताजगी मिलती है, खुशी मिलती है, इनमें से सभी। तो ऊपर आपने अगर सुना होगा तो ये इनमें से सभी चीज़ें किताबें पढ़ने से मिलती हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, किस चीज़ से ज़ख़ीराए मालूमात में इजाफ़ा होता है, यानी आपकी जानकारी में का ज़ख़ीरा भंडार बढ़ जाता है। सोने से, जागने से, किताब पढ़ने से, किसी से नहीं।
तो किताब पढ़ने से मालूमात में इजाफ़ा होता है। किताब पढ़ने से क्या हो जाता है? मालूमात में इजाफ़ा होता है। अगला सवाल नंबर 3 कह रहा है कि कौन सी किताबें पढ़कर इंसान खुश हुए बगैर नहीं रह सकता है। यानी कैसी किताब पढ़ने से इंसान बिना खुश हुए नहीं रह सकता है? तारीख़ की, तंजो मज़ाह की, रियाजी की, साइंस की। तो सवाल के साथ साथ आपको और मालूमात भी देते जाता हूँ। तारीख़ की मतलब इतिहास हो गया, इसको हिस्ट्री भी कहा जाता है। तंजो मिजाह की यानी जिसमें खुशी हो, हंसी आए पढ़ने के बाद। या रियाजी की, रियाजी का मतलब मैथ होता है, गणित होता है, हिसाब होता है। और साइंस की, साइंस भी आप जानते ही हैं। तो तंजो मिजाह की किताब पढ़ करके खुश हुए बगैर नहीं रहा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, इंसान में खुदगर्ज दुनिया से कब कुशादा किनारा कशी अख्तियार कर लेता है। इंसान इस खुदगर्ज दुनिया से कब किनारा कशी कर लेता है? तो भाइयों आप देखते होंगे, पढ़े होंगे, अगर सुने होंगे इसमें, तो मुख्तलिफ़ मज़ामीन की किताबें और रिसाले पढ़कर, कि तफरीह करके, कि क्लास करके, कि सोकर। तो इसका सही जवाब जो इक़्तिबास में होगा, मुख्तलिफ़ मज़ामीन की किताबें और रिसाले पढ़कर। रिसाला मतलब मैगज़ीन, पत्रिका, मुख्तलिफ़ मतलब कई। तफरीह करके यानी घूम फिर कर, और क्लास करके नहीं, सो करके भी नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन की किताबें और रिसाले पढ़ करके इस खुदगर्ज दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ले। किनारा कशी इख्तियार कर लेने का मतलब लोगों की बुराइयों से यह दूर होने लगता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इंसान ज़िंदगी के मकसद को कैसे जान पहचान सकता है? इंसान ज़िंदगी के मकसद को कैसे जान पहचान सकता है? घर पर रोकर, या किताबें पढ़कर, या सैर व तफरीह करके, घूम फिर कर, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा किताबें पढ़कर। किताबें पढ़कर इंसान ज़िंदगी के मकसद को पहचान सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है सवाल नंबर 6, मंदरजा बाला इक़्तिबास किस चीज़ की अहमियत को बयान करता है? मंदरजा बाला मतलब ऊपर जो इक़्तिबास आपने पढ़ा, उस किस चीज़ की अहमियत को बयान करता है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि यह मंदरजा जो है गलत टाइप हो चुका है। कोई बात नहीं, आप खुद समझ जाएंगे कि मंदरजा बाला इक़्तिबास किस चीज़ की अहमियत को बयान करता है। अगर जेल रहता तो यहाँ इसका मतलब होता नीचे, मंदरजा बाला मतलब यानी ऊपर जो अभी आपने पढ़ा, कि किताबें पढ़ने की, घूमने के, क्लास करने के, या इंटरनेट का इस्तेमाल करने के। तो इसमें किताबें पढ़ने की अहमियत को बयान किया गया है। ऊपर जो इक़्तिबास पढ़ा गया उसमें किताब पढ़ने की क्या अहमियत है उसको बयान किया गया है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? किताबों का ज़ख़ीरा हमें कहाँ मिलता है? किताबों का ज़ख़ीरा हमें क्या मिलता है? यानी स्टोर, यानी कहाँ पर बहुत सी किताबें होती हैं? घर पर, स्कूल में, बाज़ार में, या लाइब्रेरी में? तो सबसे ज़्यादा किताबें होती हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी यानी कुतुब खाना, जहाँ कुतुब खाना मतलब किताबों का घर। अब जो है आगे देखते हैं। अभी आपने जो देखा वो नसरी इक़्तिबास था। अब अगला जो है शेरी इक़्तिबास है। शेरी इक़्तिबास यानी कहीं से भी एक नज़्म या किसी तरह का शेर दिया हुआ रहेगा, उसको पढ़कर आपको सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। जो ये नज़्म या शेर आपकी किताब में यानी निसाब में जो क्लास में पढ़ाई जाती है उसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए। तो कह रहा है कि एक राजा के 3 बेटे थे। एक राजा के 3 बेटे थे जो उसे जानो दिल से प्यारे थे। एक राजा जबकि राजा हो गया बूढ़ा, जबकि राजा हो गया बूढ़ा, उसने तीनों को यूं बुला के कहा। क्या कहा? ऐ मेरे बच्चे जान से प्यारों, बूढ़े बाबा की आँख के तारों,
अब तो मैं हो गया बहुत बूढ़ा, आ गया वक्त आखिरी मेरा। अब मैं चाहता हूँ ऐ बेटों, राजगद्दी पे सौंप दूँ तुमको। आगे है, मुझ पे लेकिन एक आन पड़ी मुश्किल, जो हकीकत में है बड़ी मुश्किल। और वह ये है ऐ मेरे बच्चों, कि तुम आपस में 3 भाई हो। एक होता तो उसको देकर राज, बैठ जाता अलग में होकर आज। लेकिन अब जांचना पड़ेगा मुझे, इसके काबिल है कौन तुम में। किसको कर दूं मैं राज का मालिक, इस तख्त का और ताज का मालिक। अब इसी इक़्तिबास से सवालात पूछे गए हैं। सवाल क्या है, अगर आपने सुना होगा तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। सवाल देखिए है, सवाल कह रहा है कि राजा के कितने बेटे थे। तो राजा के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। अगला सवाल कह रहा है कि राजा ने कब तीनों बेटों को बुलाकर बातें की, यानी कब बुलाया था। अरे सुबह में कि शाम में? नहीं नहीं, वह कब बुलाया था? जब नौजवान था, जब दरबजर लगता था, जब दरबार लगता था, जब राजा बूढ़ा हो गया। इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो गया कि जब राजा बूढ़ा हो गया तब उसने अपने बेटों को बुलाया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बूढ़े बाबा के आँख के तारे कौन थे? अच्छा, क्या कहा आपने? बता दिया, बहुत अच्छा। तीनों लड़के कौन थे? तीनों लड़के थे। बूढ़े बेटा के आँख के तारे कौन थे? तीनों लड़के थे। अगला सवाल क्या है, राजा अपना राजगद्दी क्यों सौंपना चाह रहा था? राजगद्दी आखिर राजा बेटों को क्यों देना चाहता था? वह बीमार रहता था, वह बूढ़ा हो गया था, अब वह आराम करना चाहता था, वह गद्दी से परेशान था, तो वह क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था, इसलिए वह राजगद्दी नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए उसने बेटे को सौंपना चाहा। अगला सवाल है, आखिरी वक्त किनका आ गया था? आखिरी वक्त किनका आ गया था? बेटों का, गद्दी का, राजा का? किसी का नहीं। तो आखिरी वक्त किसका आया था? राजा का आखिरी वक्त आ गया था। अगला सवाल है, राजा तीनों बेटों में क्या जांचना चाह रहा था? राजा तीनों बेटों में क्या जांचना चाह रहा था? चालाक कौन है? गद्दी के लायक कौन है? सुस्त कौन है या होशियार कौन है? तो वह जांचना चाह रहा था कि चालाक कौन है। तो चालाक वाला को कौन गद्दी देगा? नहीं देगा। सुस्त कौन है? सुस्त बेटों को राजगद्दी कोई नहीं सौंपेगा। अब होशियार कौन है? तो बल्कि इसमें क्या चाह रहा कि गद्दी के लायक कौन है। इस शेरी नसीर इक़्तिबास में गद्दी के लायक कौन है उसको जांच कर रहा था। अगला सवाल है, अगर एक ही बेटा होता तो राजा क्या करता? कह रहा कि राजा एक ही बेटा होता तो राजा क्या करता? तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं थी इसको राजगद्दी सौंपने में, चुपचाप उसी को गद्दी दे देता। अगला क्या है, आगे देखते हैं। अभी तक आपने 2 इक़्तिबास देखे। अगला इक़्तिबास जो है नसरी इक़्तिबास है, जो आपकी किताब में किसी सबक से लिया गया है। तो आप भी मेरे साथ सुने और पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, तब आपको पता चल जाएगा कि यह किस सबक से लिया गया है। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चा के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चा की सेहत की फ़िक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से बेटे
अगला इक़्तिबास है आपकी निसाब से लिया गया है और इसी तरह के सवालात पूछे जाएंगे। तो इक़्तिबास मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी उसको गौर से सुनें या पढ़ें। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपना बच्चा के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चा की सेहत की फ़िक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से बेटे बनकर रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दी थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हर दम उसके गले का हार बना रहता था। उस वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी, मगर शायद सबसे बड़ा सबब ये था कि वह हर वक्त के बाइस दाया को जवाब देने की जुरात न कर सकते थे। बुढ़िया इनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने इनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी। अपना काम दिलो जान से करती थी। उसे निकालने का कोई हीला न था, यानी बहाना न था, और खामखा कीड़े निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। मगर शाकिरा इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक न थी। उसे शक था कि दाया हमको लूट लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वह दहलीज में छिपी रहती कि देखो दाया छुपाकर तो नहीं आटा रख देती, देखो आटा छुपाकर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। इसकी लाई हुई हर चीज़ को घंटों देखती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया। दाया कभी तो इन बदगुमानियों का जवाब मुलायमियत से देती, लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वह भी कड़ी हो जाती थी। ये था इक़्तिबास। अब इसके बाद ये सवालात हैं। सवालात क्या है कि मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कितनी थी। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी की थी। खर्च कम, आमदनी ज़्यादा, खर्च और आमदनी बराबर, आमदनी कम, खर्च ज़्यादा। सिर्फ खर्च, यानी उनकी आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा हो जा रहा था। अगला सवाल है, दाया को सबसे ज़्यादा कौन चाहता था। दाया को सबसे ज़्यादा कौन चाहता था, साबिर हुसैन की बच्चा की शाकिरा की सब लोग। तो सबसे ज़्यादा बच्चा चाहता था। साबिर हुसैन भी चाहते थे, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चा चाहता था। शाकिरा तो बिल्कुल उसे नहीं चाहती थी। अगला सवाल है कि बुढ़िया साबिर हुसैन के यहाँ कितनों दिनों से रहती थी। 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से या 1 साल से। तो 3 साल से बुढ़िया उसके घर 3 साल से थी। अगला सवाल है, मुंशी साबिर हुसैन के कितने बच्चे थे। मुंशी साबिर हुसैन के कितने बच्चे थे। तो 1 बच्चे थे। कितने बच्चे थे। तो 1 बच्चे थे। अगला सवाल है, किसे शक था कि दाया हमें लूट लेती है। वही, किसे शक था कि दाया हमें लूट लेती है। तो दाया पर शक था शाकिरा को। शाकिरा जब उसे सामान लाने के लिए बाज़ार भेजती तो उस पर शक करती थी कि सामान कम लेती है या दाम ज़्यादा बढ़ा करके बोलती है। तो शाकिरा को दाया पर शक था। अगला सवाल है कि दाया की लाई हुई चीज़ों को घंटों कौन देखती थी। यानी जब शाकिरा दाया जब बाज़ार से आती थी तो कौन उसको ज़्यादा देर तक देखती रहती थी। तो शाकिरा देखती थी और बार बार एक ही सवाल पूछा करती थी घुमा फिरा करके, कहीं अगर वह झूठ बोलती होगी तो पकड़ी जाए। तो कौन इसका जवाब होगा, शाकिरा। अगला सवाल है, मंदरजा वाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि आपके किस सबक से ये लिया गया है। तो इसका सही जवाब है हज अकबर। हज अकबर से ये लिया गया है। अगला सवाल, मंदरजा शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें। तो यह एक शेरी इक़्तिबास है जो आपकी किताब में शामिल
होगा। फिर से एक बार बता दूं कि जो पहला और दूसरा इक़्तिबास आपने जो हल किया वह आपकी किताब में शामिल नहीं होगा, और तीसरा इक़्तिबास आपकी किताब से और चौथा इक़्तिबास भी आपकी किताब में से ही लिया जाएगा। इसलिए आपको अपनी किताब का मुताला करना बहुत ज़रूरी है और आपको अच्छी तरह से पढ़ने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। यह गज़ल का शेर है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। अश्क मतलब होता है आंसू और लोहू मतलब होता है खून। होश जाता नहीं रहे लेकिन, होश जाता नहीं रहा लेकिन, जब वह आता है तब नहीं आता। और सब्र था एक मौनी से हिजरा, सब्र था एक मौनी से हिजरा, सो वह मुद्दत से अब नहीं आता, सो वह मुद्दत से अब नहीं आता। और दिल से रुखसत हुई, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गर ये कुछ बेसबब नहीं आता। और जी में क्या क्या है अपने ऐ हमदम, पर सुखन ताबा लब नहीं आता। कह कि जी में बहुत कुछ है लेकिन बात जो है लब तक नहीं आती है, होठों तक नहीं आती है। दूर बैठा गुबारे मीर इससे, दूर बैठा गुबारे मीर इससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो ये गज़ल का शेर, गज़ल के शेर थे। अब इसी शेर से मुताल्लिक सवाल पूछे गए हैं। सवाल है कि मंदरजा बाला गज़ल किसकी है। तो आखिरी शेर में देखा होगा मीर आया था। वैसे भी आपको गज़ल जब पढ़ेंगे तो गज़ल के आखिरी शेर में शायर जो है अपना तखल्लुस यानी छोटा सा नाम दर्ज करता है, जिसको मक्ता कहा जाता है। तो इसमें जो है मीर दर्ज है, और अगर किसी शायर ने तखल्लुस किसी गज़ल में नहीं भी दिया रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, मंदरजा बाला गज़ल किसकी है, तो मीर की है। मीर तकी मीर पूरा नाम है, गालिब हैं, गालिब का पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, और हाली का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली, और जौक का नाम है शौक़ मोहम्मद इब्राहिम जौक। तो पूरा नाम भी पूछ सकता है इम्तहान में। अगला सवाल है कि लफ्ज़ अश्क के क्या मानी है। अश्क का क्या मानी होता है। आंसू, पानी, लहू, इनमें से कोई नहीं। तो अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। अश्क का माना होता है पानी। शायर कहता है कि हमेशा आँखों में आंसू आते रहते हैं, और जब आंसू नहीं आते हैं तो लोहू आता है। लोहू मतलब खून। अगला सवाल है कि मोनिसे हिजरा कौन था। इश्क, मोहब्बत, सब्र या दिल। तो इन सभी सवालात का आप जवाब जब सवालनामा मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो वहाँ पर खोज सकते हैं। यहाँ बैक मैं नहीं हो रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिल। दिल जो है मोनिसे हिजरा है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, लफ्ज़ लब के क्या मानी है। चेहरा, होंठ, दिल या सर। तो लब के मानी क्या है, होंठ है। लब के मानी होंठ होते हैं। अगला सवाल है, अदब किसके बगैर नहीं आता। आखिरी सर में आपने पढ़ा होगा, देख सकते हैं कि इश्क के बिन ये अदब नहीं आती, यानी इश्क के बिना अदब नहीं आता है। सब्र के बिना अदब आ सकता है, मेहनत के बिना भी अदब आ, मुश्किल के बिना भी अदब आ, लेकिन शेर में बताया गया है कि अदब जो है इश्क के बिना नहीं आता है। अगला सवाल है, आपकी किताब का अब जो है इक़्तिबास से सवालात ख़त्म हो गए। इस तरह से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि किस तरह के सवालात इक़्तिबास से यानी पैसेज से पूछे जा सकते हैं। अब जो है बगैर इक़्तिबास वाले सवालात हैं। 27वां सवाल नंबर है, आपकी किताब का पहला सबक इंसाइया गुजरा हुआ ज़माना किसकी है। तो सर सैयद अहमद ख़ान की, कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की, कि सैयद सुलेमान नदवी की, प्रेमचंद की। तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान की। सबक क्या है, इंसाइया है। तो
अगला सवाल है कि सर सैयद अहमद खान का गुजरा हुआ ज़माना क्या है। अभी पहले ही आपने पढ़ा कि इंसानिया गुजरा हुआ ज़माना, सवाल में भी था। क्या है, अफसाना है कि नावल है कि इंसानिया है? तो इंसानिया है। इस तरह के सवालात बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो किताब की शुरुआत में जितने भी सबक हैं उनके मुसन्निफ़ का नाम और वह क्या है, अफसाना है, इंसाइया है या नज़्म है या गज़ल है, उसको याद कर लेना है, समझ लेना है। इससे आपको सवाल हल करने में बहुत ही आसानी होगी। अगला सवाल है, 29वां सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना क्यों कहा है? तो 9वीं जमात में रशीद अहमद सिद्दीकी की एक इंसाइया शामिल है, चारपाई। उसमें उन्होंने क्या कहा है? सोने के काम आती है, अनाज सुखाने के काम आती है, या कब ज़ियाफ़त के काम आती है, या इनमें से सभी? इनमें से सभी काम आती है चारपाई। उनको चारपाई को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल है, मंदरजा जेल अल्फाज में फ़ेल की मिसाल कौन सी है? ये कवायद का सवाल है, फ़ेल की मिसाल पूछ रहा है। फ़ेल अगर जानते होंगे कि किसे कहा जाता है तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ कि फ़ेल जो है काम को कहते हैं, वह किसी तरह का काम हो फ़ेल कहलाएगा। और नाम जो है किसी भी तरह का नाम हो वह क्या होता है? इस्म। जैसे यहाँ पटना दिया हो तो पटना क्या है? शहर का नाम है तो ये इस्म हो गया। बाज़ार क्या है? तो एक जगह का नाम है। और आमिर क्या है? एक आदमी का नाम है, शख्स का नाम है। और आना जाना क्या है? काम है। आना जाना काम है, सोना काम है, रहना काम है, खाना काम है, बैठना काम है, ये सभी काम है। इसको क्या कहेंगे? फ़ेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आना जाना। यानी आपको पढ़ने के बाद लगे कि इसमें किसी तरह का भी काम हुआ है तो वह फ़ेल हो जाएगा। अगला सवाल, लफ्ज़ पुराना का मुतजाद क्या होगा? मुतजाद अगर जानते होंगे कि किसे कहते हैं तो सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो मुतजाद बोलते हैं उल्टा को, मुतजाद उल्टा को बोलते हैं। इसे जिद भी कहा जाता है, इजदाद भी होता है। आम बोलचाल में उसको बोलते हैं उल्टा। तो अब आप आराम से इसका जवाब बता सकते हैं कि पुराना का मुतजाद क्या होगा? नया। बहुत पुराना, अरे बहुत पुराना नहीं होगा। अगर बहुत पुराना रहता तब बहुत नया होता, बहुत नया भी नहीं होगा। अगर बहुत पुराना सवाल रहता तब बहुत नया होता। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इनमें का सही जवाब क्या होगा? नया। पुराना का उल्टा क्या होगा? मुतजाद क्या होगा? नया। अगला सवाल है, लफ्ज़ महफिल की जमा क्या है? लफ्ज़ महफिल की जमा क्या है? तो जमा कहते हैं एक से ज़्यादा चीज़ को, और एक चीज़ को बोलते हैं वाहिद। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिंगुलर और प्लुरल। तो महफिल की जमा क्या होगा? महफिलों। घर की जमा क्या होता है? घरों। उसी तरह मुश्किल की जमा क्या होगा? मुश्किलों या मुश्किलात। तो यहाँ पर महफिल की जमा क्या होगा? महफिलों। अगला सवाल क्या है? लफ्ज़ घड़ी मुज़क्कर है या मुअन्नस? ओ हो, अगर मुज़क्कर मुअन्नस समझते होंगे कि क्या है तब तो जवाब बता सकते हैं, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। तो मैं बता दूं कि मुज़क्कर मतलब जिसे पता चले कि वह नर है, और मुअन्नस मतलब जिसे पता चले कि वह मादा है। अंग्रेजी में इसको मेल और फीमेल से समझ सकते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि घड़ी क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो घड़ी नई है, घड़ी पुरानी है, घड़ी टूट गई, इसे क्या पता चलता है? तो घड़ी क्या है? मुअन्नस है। घड़ी क्या है? मुअन्नस है। अगला सवाल कह रहा है कि मंदरजा जेल जुमलों में फ़ेल मुस्तकबिल की मिसाल कौन सी है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि मंदरजा बाला रहेगा तो ऊपर लिखा हुआ, और मंदरजा जेल रहेगा तो नीचे लिखा हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है कि नीचे लिखे हुए जुमलों में फ़ेल मुस्तकबिल की मिसाल क्या होगी? तो जुमला आप जान जाएं कि लफ्ज़ों के मेल को जुमला कहते हैं। जैसे घर, कलम, किताब, ये लफ्ज़ हैं। अगर वही रहा कि घर पुराना है तो ये क्या हो गया? जुमला। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मुस्तकबिल,
अरे आपने कई बार सुना होगा कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, वरना मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा। मुस्तकबिल मतलब आने वाला ज़माना। वह फ़ेल जो आने वाले ज़माने में हो या होने की गुंजाइश हो, उसको कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। यहाँ कह रहा है कि मैं घर गया था, तो ये गया था यानी गुज़र गया। घर पर हूँ मतलब वो मौजूद है यानी ये हाल हो गया। और घर जा रहा हूँ, ये भी क्या हो गया, अभी जा ही रहा है, तो ये भी हाल है। और मैं घर जाऊँगा, अभी गया नहीं है, जाने वाला है, जाएगा, तो ये क्या हो गया, मुस्तकबिल, आने वाले ज़माने में काम होगा। तो इस तरह फ़ेल ज़माना के एतबार से फ़ेल के 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो माजी बोलते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, और हाल बोलते हैं मौजूदा ज़माने को जो अभी गुज़र रहा है, और आने वाले ज़माने को बोलते हैं मुस्तकबिल। आप सवाल के साथ साथ ज़्यादा मालूमात भी हासिल करते जा रहे हैं, जिससे आपको सवाल के पूछने का मकसद समझ सकते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जो है, देखिए क्या है, कह रहा है कि गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गम जाए गमाज देखना। यह एक शेर है और पूछ रहा है सवाल, 35 नंबर का सवाल है ये, कि गज़ल का यह शेर किनका है। यानी गज़ल आपने किताब में पढ़ी होगी, तो पूछ रहा है कि यह शेर जो है किसका है, किसने इसको लिखा है, मोमिन का है या जौक का है। सॉरी, देखते हैं, खिसक गया है। ये शेर किसका है, मोमिन का है, जौक का है, गालिब का है या दर्द का है। इस तरह सवाल पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी किताब में जो नज़्म है या गज़ल है उसको पढ़ लेना है, ज़हन में ध्यान रख लेना है, ताकि सवालात को पहचान सके कि किस गज़ल से या किस नज़म से या किस रुबाई से यह शेर लिया गया है। मोमिन का पूरा नाम था हकीम मोमिन खां मोमिन। शेख इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम जो गालिब का पूरा नाम है असदुल्ला खान गालिब, और ख्वाजा मोहम्मद मीर दर्द। तो ये जो शेर है कि गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गम जो गुमाज देखना, किसका है, तो मोमिन का, हकीम मोमिन खां मोमिन का यह शेर है। अगला सवाल है, इस्माइल मिर्ठी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। पूछ रहा है कि आपकी निसाब में, आपकी किताब में कौन सी नज़्म है जिसे इस्माइल मिर्ठी ने लिखी है। बंजारा, किए जाओ कोशिश, आदमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा किए जाओ कोशिश। किए जाओ कोशिश नज़्म जो है इस्माइल मिर्ठी की लिखी हुई है, जो आपकी निसाब में शामिल है। अगला सवाल है कि रात और रेल नज़्म किनकी है। रात और रेल नज़्म किसकी है, अली सरदार जाफ़री की, कि जानिसार अख्तर की, कि इसरारुल हक मुजाज की, कि अख्तरुल ईमान की। तो रात और रेल नज़्म वही नज़्म जिसमें आपने पढ़ा होगा कि फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई। तो किसकी नज़्म है, तो अली सरदार जाफ़री की लिखी हुई नज़्म है। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि देहात की ज़िंदगी किनका मजमून है। देहात की ज़िंदगी किनका मजमून है, अब्दुल हलीम सरार की, मिर्ज़ा फतहुल्लाह बेग की, ख्वाजा गुलाम सैयदीन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है देहात की ज़िंदगी किसकी लिखी हुई मजमून है, तो अब्दुल हलीम सरार की लिखी हुई है। सवाल नंबर 39, हामिद किताब पढ़ रहा है, जुमला में किताब क्या है। जुमला में किताब क्या है, तो यहाँ पूछ रहा कि फ़ेल है, फ़ाइल है, फ़ेल अमर है और मफ़ूल है। तो ये सब के बारे में मैं बताता हूँ और जवाब आपको तय करना। फ़ेल बोलते हैं किसी काम को, फ़ाइल बोलते हैं काम करने वाले को, और फ़ेल अमर बोलते हैं जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए, जैसे जाओ, आओ, खाओ। और मफ़ूल बोलते हैं जिस पर किसी काम करने का असर पड़ता है। तो यहाँ हामिद क्या हो गया, फ़ाइल हो गया, पढ़ रहा क्या हो गया, फ़ेल हो गया, और किताब पर असर पड़ रहा है तो किताब क्या हो गया,
मफूल हो गया। तो इसका जवाब क्या हुआ? किताब क्या है? मफूल है। अगला शेर है, शेर की जमा क्या है? वाहिद और जमा आपने पढ़ी होगी। वाहिद एक चीज़ को बोलते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ को जमा बोलते हैं। तो शेर क्या है? वाहिद है। इसका जमा क्या होगा? अशआर, शेर, शायर या शऊर। तो शेर ही है। शायर बोलते हैं शेर लिखने वालों को, तो ये भी नहीं होगा। शऊर बोलते हैं अक्ल को, भी नहीं होगा। शेर की जमा क्या होगा? अशआर। शेर की जमा क्या होगा? अशआर। इस तरह 40 सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इससे आपको अंदाज़ा क्या करना है, कैसे पढ़ना है, हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।